दोस्तों यहाँ पर सीटेट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सीरीज़ को हम लोगों को कंप्लीट 15 करना है। तो फटाफट अब सारे हम वीडियोस को अपलोड कर देंगे जो कि आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे परीक्षाओं के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के देख लेते हैं क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। भारत में अंग्रेजी की भाषा के संदर्भ में क्या सही है। यह भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची की भाषाओं में से एक है। तो 8वीं अनुसूची के बारे में आपको पता होना चाहिए, 22 भाषाएँ हैं उसमें, ठीक है, जिसमें से अंग्रेजी नहीं है, ठीक है। तो ये गलत हो गया। यह भारत, ठीक है, भारत लिख दिया, भारत। यह जो भारत संघ की सहकार्यालयी भाषा है, बिल्कुल सही है। मैंने कल पूछा भी था बच्चों से कि भारत की राजभाषा क्या है, तो बच्चों ने बताया ठीक है हिंदी है। और मैंने बोला उर्दू है या संस्कृत या फिर इंग्लिश, क्या है जो हिंदी की भी सहायक भाषा होगी, कार्यालयी भाषा में जो सहायता प्रदान करती है। अगर हिंदी में ना किया जाए तो ऐसा कौन सी भाषा है जिसमें लिखने से बच्चे समझ जाएंगे या फिर ऑफिस समझ जाएगा, ठीक है, तो वो है इंग्लिश, ठीक है। तो याद रखिएगा हमारी सह कार्यालयी भाषा जो है वो है इंग्लिश। यह भारत संघ की कार्यालयी भाषा है, नहीं, हिंदी है। यह संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं में से एक भाषा है, नहीं। जब 8वीं अनुसूची में है ही नहीं मतलब कि संविधान में भी नहीं है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो माध्यमिक स्तर पर भाषा अधिगम में बोधगम्यता निवेश क्या है। तो बोधगम्यता वो कहते हैं जैसे जो आप जिस लेवल पर हो, ठीक है, उस लेवल से थोड़ा सा ऊपर उठ जाना, उसको बोलते हैं बोधगम्यता। तो याद रखिएगा शिक्षार्थी के स्तर से थोड़ा सा ऊंचे स्तर की प्रमाणिक पाठ्य सामग्री, यही आपकी जो आपकी बोधगम्यता निवेश है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और उसी से रिलेटेड ये भी देख लीजिए, इसको क्वेश्चन नहीं मानेंगे हम लोग लेकिन बस इसी में डाल लीजिए। स्टीफन क्रैशन के अनुसार यदि एक विद्यार्थी आई की अवस्था में है तो I+1 स्तर के किस प्रकार के निवेश से अर्जन संभव है। तो आपको मैंने बोला कि जिस स्तर पर हो आपका इंटेलिजेंस यहाँ पर है +1, मतलब उसमें कुछ चीज़ें और ऐड कर दिया, उसी को बोधगम्य कहा गया है। तो याद रखिएगा बोधगम्य निवेश किसको कहा गया है, आप जिस लेवल पे हो उस लेवल में +1 कर दो, उसको बोला गया है। और ये किसने बोला, स्टीफन क्रैशन। ये पेपर 2 में भी पूछा जाता है, पेपर 1 में भी पूछा जाता है। एक प्रश्न, अच्छा ये बड़े क्वेश्चन देकर के डरना नहीं है, ये तो सबसे आसान होंगे। शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा होनी चाहिए, तो जिसमें अध्यापक निर्णय लेते हैं, गलत है। देखो एक ऑप्शन तो ऐसे ही चला गया। जिसमें अधिगम का समग्र उत्तरदायित्व अध्यापक पर होता है, ठीक है, गलत। जिसमें विद्यार्थी की बहुत कम संख्या पर ध्यान दिया जाता है और अधिकांश विद्यार्थियों को अनदेखा कर दिया जाता है, ये भी गलत। जिसमें शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान और अनुभवों को शामिल किया जाता है, बिल्कुल फैक्ट है। बच्चा जो चाइल्ड सेंटर जो आपकी कक्षा होती है जिसमें बच्चों के पूर्व अनुभव को जोड़ा जाता है। अब आप देखोगे जब भी बच्चों को पढ़ाना होता है तो वहाँ पर जा कर के ये नहीं बोलना है कि हम लोग आज जो है कमल टॉपिक को पढ़ेंगे, हम आज फूल पढ़ेंगे, नहीं। उनसे हम लोग कुछ सवाल पूछेंगे, कीचड़ में क्या उगता है बच्चों, आपने सुना होगा कि कीचड़ में उगता है, क्या उगता है, तो बच्चे खुद बोलेंगे कि कमल। मतलब उनके पूर्व ज्ञान को देखेंगे कि उन्होंने कमल देखा भी है, कि हम एमए आकर के कमल के बारे में पढ़ाना चाहते हैं। और प्राइमरी के बच्चे जो चीज़ नहीं देखेंगे वो तो सीख ही नहीं सकते। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है, उनके पूर्व ज्ञान को जोड़ना है। एक यहाँ पर और सवाल देखेंगे, निम्न में से कौन सी भाषा शिक्षा की अवधारणा नहीं है, ठीक है। तो चुनौतीपूर्ण अवधि की परिकल्पना, मतलब एक भाषा शिक्षा की अवधारणा की बात करें तो एक परिकल्पना सोचना, ये तो इंपॉर्टेंट है। बोधगम्यता निवेश जैसे I+1 आपने देखा, जितने इंटेलिजेंस है उसमें +1 कर देना। मस्तिष्क क्षति और नियंत्रण, ये सारी चीज़ें नहीं हैं। तो याद रखिएगा जो आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा ये आपका राइट होगा। एक और एनईपी से सवाल देख लीजिए। अभी मैं एक वीडियो डालूंगा जिसमें आप चीज़ों को देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जहां से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। उन टॉपिक को आप चैनल पर जा कर के देख लेना, चाहे आपकी इच्छा जहां से आपको समझ में आता होगा वहां से जा कर के देख लेना। उन टॉपिक को पढ़ के जरूर जाना पेपर अगर पास करना है। अदरवाइज गोल गोल घूमते रहोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे, उससे फ़ायदा नहीं है। आप पहले उन टॉपिक्स को देख लो, उन्हीं टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, आपका काम आसान होगा। और मेरे इस चैनल पर जो है टॉपिक से रिलेटेड 10-10 मिनट की वीडियो है और उसके साथ MCQs भी है, तो वो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी कि आप कम समय में ज़्यादा चीज़ें देख पाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारे वीडियोस को आपका नोटिफिकेशन मिले और सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या कहती है कि विद्यालय में अधिगम के लिए बहुभाषिता और भाषाओं की शक्ति आवश्यक है, ठीक है, अच्छी बात है, बहुभाषिता के बारे में बात करता है। आगे की शिक्षा को सहज बनाने के लिए विद्यालय के प्राथमिक चरण में माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा हो, गलत बात है। कोई भी माध्यम की भाषा नहीं होनी चाहिए, मातृभाषा में शिक्षा देनी है। सभी भाषा अधिगम मातृभाषा में ही होने चाहिए, ठीक है, सभी भाषा नहीं होने चाहिए भैया,
सभी नहीं होने चाहिए, मातृभाषा में होनी चाहिए, लेकिन सभी भाषाएं मातृभाषा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। किताब की भी तो अपनी भाषा होगी ना, तो किताबी भाषा भी तो आपको सिखानी होगी। तो ऐसा नहीं है कि अधिगम में सिर्फ मातृभाषा होनी चाहिए। मातृभाषा देख करके आप सही तो कर दोगे टैग वर्ड की वीडियो देख करके, लेकिन सभी लिखा है तो आप देखोगे एनईपी के थ्रू सभी भाषाएं जो है अधिगम जो है वो आपका मातृभाषा में नहीं होना चाहिए, ठीक है। बच्चों को अपने रुचि के अनुसार अनेक भाषाएं सीखनी चाहिए। तो भाषाएं तो अच्छी बात है, लेकिन सीखनी चाहिए रुचि के हिसाब से। तो ये आप नई नई शिक्षा नीति इस चीज़ के बारे में नहीं कहती है कि अनेक भाषाएं सीखनी चाहिए। देखिए क्वेश्चन कितना गजब का बनाया है इसने, अनेक भाषाएं सीखनी चाहिए। क्या करोगे अनेक भाषाएं सीख करके? अनेक भाषाएं नहीं सीखनी है। एनईपी का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझिए कि आप मातृभाषा को जानते हैं, ठीक है, आप मातृभाषा जानते हैं और आपको पढ़ाया जा रहा है हिंदी में, आप जानते हो भोजपुरी, ठीक है, और आपको पढ़ाया जाता है हिंदी में। अब जब आपको हिंदी में पढ़ाया जाता है तो आप मातृभाषा में टीचर से बोल सकते हो, अपने बारे में बता सकते हो, या फिर टीचर भी समझ जाएगा कि हाँ इसकी मातृभाषा ये है, ये हिंदी में कंफर्टेबल नहीं है, तो आपको मातृभाषा में चीज़ों को सिखाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अनेक अनेक भाषाएं सीख लीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं, आपको मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाएगी। ऐसा नहीं कहा जाएगा कि आप ज़बरदस्ती हिंदी सीखो, इंग्लिश सीखो, यही तुम्हारा फ्यूचर है, ऐसा नहीं है, ठीक है। धीरे धीरे आप सारी चीज़ें सीख जाओगे। जब समावेशी कक्षा में बैठोगे, जब सभी तरीके के बच्चों के साथ बैठोगे तो अपने आप सीख जाओगे। एक प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाने वाला पक्षी कौन सा है? बहुत सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में ज्ञान दे रहे थे कि जो बारबेट पक्षी होता है उसी को हम लोग सनबर्ड कहते हैं। ऐसा नहीं है दोस्त। सनबर्ड जो होता है वो छोटे से पेड़ या झाड़ियों में अपना जो आपका घोंसला बनाता है, सनबर्ड को बोलते हैं शकरखोरा, शकरखोरा, ठीक है, शकरखोरा बोलते हैं इसको। और बारबेट जो है इसको हम इसको बसंत गौरी भी कहते हैं, ठीक है। और ये पेड़ के तने में अपना घोंसला बनाता है। भारतीय रोबिन जो है, इंडियन ओवल जिसको किलचिड़ी बोला जाता है, जिसकी चोंच जो होती है लाल होती है अंदर से, और ये जो है वो पत्थरों के बीच में अपना घोंसला बनाता है। कौवा जो है सबसे ऊपर अपना घोंसला बनाता है, ठीक है, और उसमें कोयल जा कर के अंडे देती है, और रखवाली कौन करता है? कौवा, ठीक है। तो इसका वीडियो मैंने बना दिया है, देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 1 से 2 प्रश्न पूछ लेता है घुमा करके। जो बच्चे बोल और सुन नहीं सकते वो किस माध्यम से सीखते हैं? ब्रेल लिपि, सांकेतिक भाषा, मातृभाषा, स्थानीय भाषा। तो सबको पता है कि वो सांकेतिक भाषा से सीखते हैं। जो बच्चा बचपन में सुन नहीं सकता, तो जब उसने सुना ही नहीं, तो चॉम्स्की क्या कहते हैं, भाषा एलएडी होता है आपके अंदर, एलएडी होता है, जो कि भाषा सुनता है तो अपने आप लोड होता जाता है कि कैसे बोलना है बच्चों को, उसको ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन वो कान का ही रास्ता होता है जहाँ से वो जाता है आवाज़, और उसको लोड होता है। लेकिन जब कान से सुन ही नहीं सकता तो वो लोड ही नहीं हो सकता। तो सिंपल सी बात है, जीभ अपना काम नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता इंसान, ठीक है। तो याद रखिएगा, जब कान सुन ही नहीं सकता तो बोल ही नहीं सकता। तो इसलिए सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल किया जाता है हाथों को। आप देख लेना एक बार, साइन लैंग्वेज इसको कहते हैं। ब्रेल लिपि के बारे में आपको पता होना चाहिए, लुइस ब्रेल ने इसकी खोज की थी। 6 उभरे हुए संरचना होती है जिसको छू करके सीखा जाता है। 4 जनवरी को ये मनाया जाता है क्योंकि उस दिन इनका जन्मदिन था, इसको भी याद रखेंगे। 11 वर्ष की उम्र में इन्होंने खोज कर दी थी इस चीज़ के बारे में, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। हिंदी के लिए, इंग्लिश के लिए अलग अलग तरीके की ब्रेल लिपि आती है, एक ही ब्रेल लिपि नहीं होती है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। एक बढ़िया महत्वपूर्ण प्रश्न, सभी बच्चे उन गतिविधियों द्वारा अभिप्रेरित होते हैं जिनकी योजना वयस्क द्वारा बनाई जाती है, जिनकी योजना बच्चों द्वारा बनाई जाती है, जो बच्चों के लिए अर्थपूर्ण होती है, जो अध्यापकों के लिए अर्थपूर्ण होती है। अब बच्चा गलती से क्या करेगा, सभी बच्चे उन गतिविधियों द्वारा अभिप्रेरित मतलब कि खुश हो जाते हैं जो बच्चों द्वारा खुद बनाई जाती है। बच्चा मारेगा ये और कहेगा वाह मज़ा आ गया। लेकिन आपको मैंने टैग वर्ड की वीडियो दिखाई है और बनाई है, और दिखाई इसलिए है ताकि आपका दिमाग चले कि पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है। अब जहाँ पर भी आपको पॉजिटिव चीज़ें दिखेंगी वो अभिप्रेरित करेंगी, इसको याद रखिएगा, और जहाँ पर नेगेटिव चीज़ें दिखेंगी वो आपको अभिप्रेरित नहीं करेंगी। और एक ऑप्शन में पॉजिटिव और नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव आपको मान करके चलना है। अब देखिए यहाँ पर आप देखोगे अर्थपूर्ण लिखा हुआ है, ये क्या है, पॉजिटिव है। अब योजना बच्चों द्वारा बनाई गई है, कहीं पॉजिटिव ना ही पॉजिटिव है और ना ही यहाँ पर नेगेटिव है, तो ये न्यूट्रल है, ठीक है ना, ये न्यूट्रल है। यहाँ पर एक पॉजिटिव दिखा, मतलब ये है कि बच्चे तो कुछ भी योजना बना सकते हैं। वो कहेंगे ये अब हम चलेंगे बैट बॉल खेलने के लिए, अब हम लोग चलेंगे फुटबॉल खेलने के लिए, गिल्ली डंडा खेलने के लिए, ये बहुत मज़ा आ गया है ना। तो इन गतिविधियों से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन जब सभी बच्चों के लिए एक शिक्षक जो है, एक कहीं ना कहीं देखा जाए, शिक्षक जो है इन सभी चीज़ों के लिए गाइड करेगा, सुगमकर्ता का काम करता है। एनसीएफ कहता है सुगमकर्ता का काम, मतलब कि फैसिलिटेटर का काम। तो बच्चों के लिए अर्थपूर्ण होती है।
तो जो बच्चों के लिए अर्थपूर्ण है, टीचर कहेगा कि इन सभी गतिविधियों को करने से आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा, तो बच्चे उन सभी गतिविधियों को करना स्टार्ट करेंगे जिसमें उनका फ़ायदा हो और जिसका कुछ अर्थ निकले। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 3। एक मेरा ये फेवरेट प्रश्न है, इसको देखिएगा। डैश के इस्तेमाल से विद्यार्थियों की उपलब्धि में डैश होने की संभावना है, प्रासंगिक पाठ्यक्रम कमी। ठीक है, तो मतलब मान के चलिए यहाँ पर पहला आपको ऑप्शन चिपकाना है, फिर यहाँ पर दूसरा। तो पहला चिपका करके देखते हैं। प्रासंगिक पाठ्यक्रम मतलब वो पाठ्यक्रम जो कि कॉन्टेक्चुअल हो, जो इम्पोर्टेंट हो, जो ज़रूरी हो, उसके इस्तेमाल करने से विद्यार्थियों की उपलब्धि में कमी होगी। जो चीज़ ज़रूरी है उस चीज़ को करोगे तो कमी नहीं होगी भैया। शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्र मतलब कि चाइल्ड सेंटर्ड, अगर हम लोग पेडागोजी की इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी हिसाब से पढ़ा रहे हैं जिस हिसाब से बच्चा सीखना चाहता है, तो विद्यार्थियों की उपलब्धि में कमी आएगी, गलत बात है। सामाजिक सहयोग के इस्तेमाल से, कहने का मतलब है समावेशी कक्षा के इस्तेमाल से विद्यार्थियों की उपलब्धि में वृद्धि होगी, बिल्कुल फैक्ट है। कोई बच्चा किसी से सीखेगा, कोई बच्चा किसी से सीखेगा। सामाजिक बहिष्कार के इस्तेमाल से, आखिरी ऑप्शन है, सामाजिक बहिष्कार के इस्तेमाल से विद्यार्थियों की उपलब्धि में सुधार होने की संभावना, मतलब कि उनको समाज से बाहर निकाल दो और बच्चा सुधर जाएगा और IAS वाईएएस बन जाएगा। ये सब बेवजह की बातें हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है। सामाजिक बहिष्कार से बच्चा नहीं सीख सकता। वाइगोत्स्की क्या कहते हैं, बच्चा जो है समाज से ही सीख सकता है, समाज के बाहर वो नहीं सीख सकता। ठीक है, और आप भी देखोगे कि एक तरीके से बोला जाता है समाज ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया, मतलब कि सबको पता है समाज से ही बच्चा सीखता है। अब समाज से बाहर कर दोगे तो कैसे सीखेगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, इनको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। आज बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारे वीडियोस आपको मिल जाएं। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कीजिए, क्योंकि कम समय में सबसे क्वालिटी कंटेंट आपको यही मिलेगा। बाकी यकीन ना हो तो जाकर के चैनल पर विजिट कर सकते हैं, और जब भी आपको लगे कि हाँ आप सेटिस्फाई हो, आपको लग रहा है कि यहाँ से हेल्प मिल रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, सिर्फ अपना ख्याल रखेंगे। बाय बाय।